के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताजा शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कौम से खिताब किया है, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी जिक्र किया और साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, और उसके साथ साथ ही उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। वजीर आज़म मोदी की जानिब से आज रात 8 बजे के करीब उन्होंने कौम से खिताब किया और खिताब करते हुए वजीर आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि दहशतगर्दों के ख्वाब को उन्होंने नहीं सोचा होगा, ख्वाब में भी, कि किस तरह से भारत उन पे हमला करेगा और हिंदुस्तान ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब मुल्क मुत्तहिद हो तो मजबूत फैसले लिए जा सकते हैं। अपनी शराइत पर दहशतगर्दी का जवाब देंगे। भारत एटमी ब्लैकमेल, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली हुकूमत और दहशतगर्दी के मास्टर्स को अलग अलग इदारों के तौर पर नहीं देखेंगे, वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने मजीद कहा कि यह जंग का दौर नहीं है, बल्कि यह दहशतगर्दी का दौर भी नहीं है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि दहशत और तिजारत, दहशत और बातचीत, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी की जानिब से कहा गया है कि अभी ये हमला, अभी तक जो ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमले को रोक लिया गया है। और अगर कोई भी पाकिस्तान या दहशतगर्दों की जानिब से कोई भी कदम उठाता है वहां, तो उसके खिलाफ उसका जवाब भी बहुत जल्द दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा,
हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा। इस वक्त आ रही है सांबा से बड़ी खबर, जहां पर मुश्तबा ड्रोन देखा गया है और उसके साथ साथ ही सायरन बजे हैं। सायरन बजने के बाद ही मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सांबा से, जहां पर मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद ही सायरन बजे और सायरन बजने के बाद ही मुकम्मल ब्लैकआउट, और उसके साथ साथ ही इलाके के अंदर गोलियों की आवाज भी सुनाई दी गई है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर, जहां पर जंगबंदी हुई है, जंगबंदी के बाद एक बार फिर सांबा के अंदर, सरहदी जिला सांबा के अंदर भी एक बार फिर गोलियों की आवाज सुनी गई है, जहां मुश्तबा ड्रोन देखा गया है और मुश्तबा ड्रोन देखे जाने के बाद ही सायरन बजे और सायरन बजने के बाद ही वहां पर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सांबा से, इस वक्त की ताजा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज पर। ये पहली तस्वीरें सांबा से, जहां पर ड्रोन देखे जाने के बाद मुकम्मल ब्लैकआउट और ब्लैकआउट के साथ ही गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। फ्लैश नहीं जगाने का। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? सांबा से खबर बड़ी आ रही है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि कुछ देर पहले जो है वो सांबा शहर के बीचों बीच काफी धमाकों की आवाजें जो वो सुनाई दी है, और इन धमाकों को हमने खुद जो वो महसूस किया है। खासतौर पर जो रेड स्ट्रिप लाइट्स जो है वो आसमान में देखी गई हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन जो वो एक बार फिर से यहाँ पर देखे गए हैं, जिसके बाद फौरन जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम ने रिटेलिएट किया है और इन तमाम ड्रोन को मार गिराया है। और अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे की स्थिति जो वो देखने को मिलती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अभी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं जब से अब धमाकों की आवाजें जो वो नहीं आ रही हैं और ना ही अभी कोई ड्रोन देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही ड्रोन्स को देखा गया, उसके बाद एयर सायरन साउंड होता है और उसके बाद कुछ देर के लिए एहतियातन तौर पर ब्लैकआउट भी कर दिया जाता है। अभी फिलहाल सांबा में जो लाइट्स हैं ये ऑफ हैं, लेकिन जिस तरह से ये ड्रोन्स देखे गए हैं उसके बाद फौरन रिटेलिएट किया है एयर डिफेंस सिस्टम ने और इन ड्रोन्स को मार गिराया है। और अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें क्या कुछ आती है ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 8 बजे पीएम मोदी ने जिस तरह से देश को एड्रेस किया है और एड्रेस खत्म होने के चंद मिनटों के बाद जो है ये वाक़ा देखने को मिलता है। और सांबा शहर के अगर बात करें तो आसमान में ये जो ड्रोन्स देखे गए, जिसके देखने के बाद फौरन जो है वो हरकत में आया एयर डिफेंस सिस्टम और स्ट्रांगली रिटेलिएट करते हुए इन ड्रोन्स को मार गिराया है। अब देखना है कि आगे की स्थिति क्या कुछ कहती है। लेकिन बहरहाल फिलहाल 10 से 12 मिनट से जो है वो पूरी तरह से माहौल इस समय जो वो शांत है। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ आगे की चीजें। ऋषि, जरा बताइएगा, क्या अभी भी ब्लैकआउट है? क्या वहां पर गोलियों की आवाज जो है वो थम चुकी है या किस तरह के हालात? इस समय आवाज पूरी तरह से थम चुकी है। आसमान में एक बार फिर से वही जो वो शांति सी नजर आ रही है, पीस नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल पूरी तरह से लोग जो वो घरों के अंदर फौरन चले जाते हैं और उसके बाद लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक इसमें क्रिएट ना हो, कोई घबराने वाली इसमें बात ना हो, जिसके चलते एहतियातन तौर पर ये ब्लैकआउट जो है वो लाइट इस समय जो वो ऑफ कर दी गई है पूरे सांबा शहर में। सर,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया सांबा से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर सांबा में कुछ मुश्तबा ड्रोन देखे गए हैं। उसके साथ साथ ही फिर सायरन बजे और सायरन बजने के बाद ही एहतियाती तौर पर वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और ब्लैकआउट के साथ ही वहां पर कुछ गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। ताहम 10 से 15 मिनट के से पहले ही अब जो हालात वहां पर है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन एहतियाती तौर पर अभी भी ब्लैकआउट है, लेकिन ड्रोन वहां पर अब नहीं देखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही गोलियों की आवाज भी वहां पर थम चुकी है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी करते हैं, और जहां पर ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान उस वक्त आया जब 2 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई है और अमरीकी सालसी के साथ ही इस भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई है। लेकिन उस जंगबंदी के 2 दिन बाद अमरीकी सदर का बयान भी सामने आया है, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 रोज कबल उनकी इंतजामिया ने पाक भारत के दरमियान फौरी जंगबंदी में मदद की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी होगी, क्योंकि दोनों ममालिक के पास जौहरी हथियार है और ये एक बड़ी एटमी जंग हो सकती थी जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। और उन्होंने कहा कि वक्त पर अमेरिका की जानिब से जो कदम उठाया गया, उनकी इंतजामिया की जानिब से कदम उठाया गया है, उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो दोनों के दरमियान एटमी हथियार का इस्तेमाल हो सकता, जिससे तबाही होती और बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। The strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation, and we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. Again, let me say a few words. अमेरिकी सदर के बाद अब जरा बात करते हैं डीजी अमूज की, जहां पर भारत और पाकिस्तान के डीजी अमूज की जानिब से हॉटलाइन पर बातचीत हुई है और सीज फायर माहदे को लेकर दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। सीज फायर और सरहदों की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राबिता हुआ है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के डीजी अमूज के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। पहले ये बातचीत दोपहर 12 बजे को होनी थी, लेकिन उसके बाद ही उसमें ताखीर हुई है। फिर 5 बजे ये दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और कुछ मिनटों तक ये बातचीत जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुई। जराये का कहना है कि दोनों डीजी अमूज के दरमियान आज के लिए बातचीत मुकम्मल हुई और इस अज़म को जारी रखने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादुल ख्याल किया गया कि दोनों फरीकों को एक भी कोई गोली नहीं चलानी चाहिए और ना ही एक दूसरे के खिलाफ कोई जारहाना और दुश्मनाना कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों फरीक सरहदों और आगे के इलाकों से फौज की कमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदामात पर गौर करें। नाजरीन, आपको बताते चले कि दोनों के दरमियान डीजी अमूज के दरमियान जहां जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है, वहीं पर एक और बड़ी और अहम खबर जो सामने आ रही है कि इस पर इत्तेफाक इस बात पर भी हुआ है कि सरहद और आगे के इलाकों से जो फौज की कमी है उसको यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदामात पर गौर करने के हवाले से भी उस पर भी बातचीत हुई है। और दोनों ममालिक के दरमियान डीजी अमूज की सतह के मुज़ाकरात जो शुरू में दोपहर के करीब 12 बजे होने थे, बाद में शाम के लिए तय किए गए हैं। होने वाली बातचीत में बात जारी रखने, यानी कि आगे भी बातचीत को जारी रखने और जंगबंदी पर बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राबते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ऐलान करदा सीज फायर से मुतल्लिक अहम अमूर पर गौर किया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज कबल होने वाली जंगबंदी के बाद डीजी अमूज का ये पहला राबिता था। पाकिस्तान के डीजी अमू की जानिब से अपने
हिंदुस्तानी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गौई को कॉल करने के बाद फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने पर दोनों ममालिक ने हफ्ते को समझौता किया, यानी कि 2 रोज कबल भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और माना जाता है कि ये 10 दिनों के दौरान, गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान दोनों के दरमियान तीसरी बार बातचीत हुई है। और ये बातचीत एक तो जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है और उसके साथ साथ ही बातचीत को आगे जारी रखने पर भी बातचीत हुई है। उस पर भी कहा गया है कि आगे भी इस बातचीत को जारी रखेंगे और साथ ही साथ सरहदों और आगे के इलाकों के अंदर जो फौज है, जो जब हालात कशीदा हुए तो दोनों के दरमियान जो फौज है उनमें इजाफा किया गया था सरहदों और जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर अब इस बात पर भी गौर किया गया है कि वहां पर फौजियों की कमी पर भी गौर किया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा साबिक फौज के सरबराह की भी करते हैं। साबिक फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवाने ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी की मुअत्तली पर उठाए जाने वाले सवालात की मजम्मत करते हुए कहा कि जंग रोमानवी नहीं होती और ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं होती। पुणे में एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए नरवाने ने कहा कि अगर हुक्म दिया जाए तो वो जंग के लिए जाएंगे, लेकिन उनकी पहली तरजीह सफारतकारी होगी। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. How to settle differences through dialogue and not let it reach the stage of armed conflict. We are all equal stakeholders in this very important thing called national security. And secondly, we should try to resolve all our differences through dialogue, not only between countries, but even amongst the differences that we have amongst ourselves, whether it is within the family or between states, between regions, between communities. Violence is not the answer. राजौरी के मंजाकोट में फौज ने जिंदा शल को नाकारा बनाने का मिशन जो है वो शुरू कर दिया है। पाक भारत कशीदगी के दौरान जहां पाकिस्तान की जानिब से कई ड्रोन हमले जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में करने की कोशिश की गई थी, वहीं सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग और गोलाबारी की गई थी, जिससे सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों को उनके घर से मुंतकिल किया गया था। ताहम हालात में कुछ राहत और अमन बहाल होने के बाद लोग अपने इलाकों की जानिब वापस लौट रहे हैं। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से जो जिंदा शल बरामद हो रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उन्हें नाकारा बनाने में लगी हुई हैं। इस सिलसिले में मकामी लोगों को फौज की जानिब से ताकीद की गई है कि ऐसे किसी भी मवाद को देखकर फौरी पुलिस को जानकारी दे ताकि इन सभी जिंदा शल्स और बमों को नाकारा बनाया जा सके। फौज का कहना है कि पुलिस ने फौज के साथ एक ऑपरेशन शुरू किया जहां सरहद के नजदीक इलाकों में सर्च करके जिंदा शल की निशानदेही की जा रही है, जिसके बाद उन्हें नाकारा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरहद के नजदीक सर्च मुकम्मल होने के बाद ही फोर्सेज आगे शहर में भी ऑपरेशन जारी रखेगी और इससे कबल पुलिस ने फ्रंट लाइन जो इलाके हैं वहां से निकाले गए लोगों के लिए फौरी एडवाइजरी भी जारी करते हुए उन्हें खबरदार किया कि वो अपने घरों को वापस न जाए जब तक कि हुक्काम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त न मिल जाए। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस आर्टिलरी ओब्लिक रॉकेट के मिल रहे हैं जो कि 120 mm से ऊपर के हैं और हम इन एरियाज़ के अंदर आकर पहले सिविलियंस को इवैक्यूएट करते हुए बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस सारी
रखते हुए उन शेल्स के पास उनको निकाल कर डीप सर्च मेटल डिटेक्टर से उनकी शिनाख्त कर उनके पास एक्सप्लोसिव प्लेस करते हुए करीब 100 या 150 मीटर से उनकी ब्लास्टिंग कर रहे हैं। और इन शेल्स की जो किल रेडियस है ऑलमोस्ट 30 से 35 मीटर है और ये सारे शेल सिविलियंस के बहुत पास गिरे हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 मीटर के अंदर गिरे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी पड़ी है और हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ पे उनको इवैक्यूएट करा है। और जो पुंछ हाईवे है वहाँ पे भी हम गाड़ियाँ रोक देते हैं जब ये ब्लास्टिंग करते हैं। और ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हुए अभी तक हम 2 शेल्स एक्सप्लोड कर चुके हैं और तीसरे वाले पे कार्रवाई चल रही है। और इन तीनों शेल्स को एक्सप्लोड करने के बाद हम फर्दर टूवर्ड्स रजौरी सिटी मूव करेंगे और उसके आसपास अगर कोई हमें शेल मिलता है जो कि पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है तो हम उस शेल को एक्सप्लोड करके इस ऑपरेशन को आगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और तनाव के बायस गुज़श्ता कई दिनों से सिविल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कल से परवाजें दोबारा शुरू होंगी। कल से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम सिविल ऑपरेशन दोबारा शुरू हो रहे हैं। आज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए एयरपोर्ट को तैयार किया गया। ऐसे में ये भी तवक्का की जा रही है कि श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आम परवाज़ों की आमद-रफ्त शुरू होने के साथ साथ हुज्जाज किराम की परवाजें भी अपनी उड़ान भरेगी। एयर ऑपरेशन दोबारा शुरू होने से हुज्जाज किराम ने राहत की सांस ली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान बंद किए गए तमाम 32 हवाई अड्डों को दोबारा खोल दिया जा रहा है। इस सिलसिले में एयरमैन को एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पर अमल दरामद का अमल जारी है। इसके अलावा तमाम 25 हवाई रास्तों को दोबारा खोल दिया गया है। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुल्क के उन अहम एयरपोर्ट्स में शामिल था जिन्हें 7 मई से तमाम सिविल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजीद कशीदगी के बादल छट गए हैं और दोनों के दरमियान अमरीका की सालसी के बाद हफ्ते की शाम से ही दोबारा जंग बंदी का निफाज अमल में लाया गया है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से जहां सिविल फ्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू हो रहे हैं, वहीं एयरपोर्ट से आज परवाजें 14 मई से दोबारा शुरू होंगी। 14 मई और इसके अगले दिन 3 परवाजें मुक़द्दस फरीज़े हज के लिए रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि श्रीनगर से हज परवाजें 14 मई से दोबारा शुरू होंगी, जिनमें इब्तिदाई 2 दिनों के दौरान 3 परवाजें रवाना होंगी। हमारी टोटल 11 फ़्लाइट्स थी श्रीनगर एम्बार्केशन से, जिसमें 3378 के करीब हुज्जाज जा रहे थे। उसमें से एक ही फ़्लाइट हुई जिसमें 178 हुज्जाज चले गए। तो इसके बाद हमारी 10 फ़्लाइट्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई, उसमें से 7 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो अब 3 फ़्लाइट्स जो हैं 14 और 15, 14 की 2 फ़्लाइट और 15 की 1 फ़्लाइट वो शेड्यूल्ड है। इंशाल्लाह वो फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 14 और 15 तारीख को टेक ऑफ़ करेंगी। तो इसमें जो हुज्जाज किराम है 14 को पहली फ़्लाइट की उनसे इस्तिताअत है कि वो सुबह 6 बजे 6 से 6:30 बजे हज हाउस रिपोर्ट करें और जो दूसरी फ़्लाइट है उनके हुज्जाज किराम को 9 बजे के लिए मदऊ किया गया, 9 बजे वो हज हाउस रिपोर्ट करें। जी, हमारे टोटल 3622 हुज्जाज किराम हैं जम्मू कश्मीर से। इनमें से 480 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से चले गए हैं, मुंबई से 10 जा रहे हैं और हैदराबाद से 2 जा रहे हैं। इसके अलावा जो लद्दाख के हैं वो 242 वो श्रीनगर एम्बार्केशन से जा रहे हैं। टोटल हमारे 3372 जो हैं वो श्रीनगर से जाएंगे। इसमें से अभी 2 फ़्लाइट्स में 14 को 320 और 320 यानी टोटल 640 हुज्जाज किराम श्रीनगर से 14 तारीख को जाएंगे। इसमें हमें अब जो एक फ़्लाइट कैंसिल हुई इसका भी हमें लैंडिंग स्पेस देखनी पड़ती है और फर्दर कंट्रैक्ट वहाँ मदीना में, क्योंकि यहाँ से जो हुज्जाज जा रहे हैं मदीना जा रहे थे, तो उनका कंट्रैक्ट वगैरह नया करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं उसको शेड्यूल को फिर आने में। अलबत्ता 12-15 का हम देख रहे हैं, अगर 15 में हो सकता है कोई एक फ़्लाइट एडजस्ट हो जाए 15 की तारीख, तो वो उसका ऐलान इंशाल्लाह कल किया जाएगा। अब जो हुज्जाज किराम अब रह गए जो अभी जिनका शेड्यूल अभी नहीं आया, तकरीबन 2,500 के 2,500 के करीब हुज्जाज किराम हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो परेशान ना हों, अफवाहों पे नज़र ना दें। तो इंशाल्लाह सबका शेड्यूल आ जाएगा, सब आज़मीन जो हैं वक्त पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास काफ़ी अभी वक्त है, 1 जून तक हमें हुज्जाज किराम को वहाँ पहुँचना है। अभी हमें तकरीबन 18-19 दिन हैं, तो इंशाल्लाह सबकी फ़्लाइट शेड्यूल हो जाएंगी और इंशाल्लाह सब जो हैं पहुँच जाएंगे।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आज सुरनकोट का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से हालिया शेलिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से बातचीत की है। जबकि इस मौके पर उन्होंने जो हालिया फायरिंग और शेलिंग से जख्मी हुए थे उन लोगों की भी इयादत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से सरकार से अपील रहेगी कि वो मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम करे। दौरे के दौरान उनके हमरा शहनवाज चौधरी और दीगर पार्टी लीडरान के साथ साथ इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। और सरकार से मुतालबा करता हूं कि जो यहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, रिहैबिलिटेशन है और जो नुकसान है उसका एक बाज़ाब्ता कमेटी बना के और एक कमेटी से जो जितना भी हो सके, जहाँ भी दूर दराज जहाँ पे भी इससे नुकसान हुआ है, उनके कंपनसेशन के वास्ते हम सख्त अल्फाज में सरकार से, यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से आज भी चीफ मिनिस्टर साहब का भी दौरा था, उन्होंने 10 लाख रुपए जो शहीद हुए उनके लिए 10 लाख का ऐलान किया, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि 10 लाख कम है। देखिए, इस पे आप क्या किसी जान का कोई भी मुआवजा नहीं होता जी। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो लोग इस ऐसे दिलदोज वाक़े में जो लोग शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। जब शहीदों का दर्जा मिलेगा तो उस फैमिली के वास्ते बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी का जो है गुजर बसर ठीक से होगा। बाकी जहाँ तक कंपनसेशन का ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी जान का जो है कोई भी मुआवजा जो है वो बहुत ही कम हो। मैंने मालूम की, हमारी बातचीत हुई यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे जो है, क्योंकि सुरनकोट एक सेफ जोन कंसिडर होता था, तो उस हिसाब से यहाँ पे बंकर्स का उतना शायद चलन नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह बाकी जगहों पे बंकर्स का उनके अरेंजमेंट्स किए गए हैं, यहाँ पे भी बंकर्स का अरेंजमेंट किए जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले दिन से ये एक स्टैंड रहा है कि हम इसके ऊपर सियासतगिरी नहीं करेंगे। इस वाक़ा के ऊपर, चाहे वो पहलगाम में हुआ हो या यहाँ सरहदी ज़िला पुंछ और राजौरी में हुआ हो, ये एक ऐसा वाक़ा है जिसमें हर जान जो है वो जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन सवालात तो बहुत सारे हैं, अभी हम वो सवालात नहीं उठाते। ये वाक़ा ऐसा है कि इसमें सब के सब गमगीन हैं, सब के सब ताज़ियत कदर में हैं और ये वक्त निकलने के बाद ही हम इसके ऊपर सवालात उठाएंगे। जी, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जिस दिन ये वाक़ा शुरू हुआ उसके बाद इमीडिएटली जो एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना चाहिए था, शायद सब डिवीजन सुरनकोट के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर रविंदर रैना और साबिक वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने पुंछ का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और हालिया पाकिस्तान की शेलिंग से हुए नुकसान का जायजा लिया। इससे कबल उन्होंने सब डिवीजन सुरनकोट में पाकिस्तान की जानिब से हालिया शेलिंग से मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने और रिहायशी घरों को नुकसान पहुँचने के बाद उन्होंने दौरा किया और उनकी मुलाकात की है और जबकि जख्मियों की इयादत भी की थी। हम यहाँ पे पुंछ पे आए थे। पुंछ में आपको पता है कि पिछले दिनों में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, उसमें काफ़ी लोगों के तादाद में जो है वो ज़ख्मी हुए, तकरीबन 60 के करीब ज़ख्मी हुए और 13 लोगों की जान चली गई। यहाँ मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो जम्मू शिफ्ट मुंतकिल कर दिए गए हैं, एक आध पेशेंट यहाँ पे है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है ये ख़त्म हो, क्योंकि जब भी ये कशीदगी बढ़ती है, इस कशीदगी का सबसे बड़ा शिकार जो होता है वो हम जो पुंछ राजौरी खित्ता के जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो सफ़र करते हैं। आज हमने सारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में गए, लोगों की हालत देखी, लोग परेशानी का शिकार हैं, लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे लोगों ने 1947 में, 1965 में, 1971 में और लगातार आज तक वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मेरे साथ पार्टी के सीनियर लीडर
रविंदर रैना जी, इकबाल मलिक साहब और बाकी सभी साथी हम यहाँ पे आए थे। हमने यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया और हम जो भी हमारी असेसमेंट होगी वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे ताकि लोगों को प्रॉपरली कंपनसेट किया जा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर सब डिवीजन गुलमर्ग के मकामी लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जंग से सिर्फ तबाही होती है, जैसा कि इन दिनों देखने को मिला है। मकामी लोगों का कहना है कि दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए से तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकालना चाहिए। देखिए, सीज़ फायर की बात जब चली, अमन की बात जब चली, मैं दोनों मुल्कों अपना जो मुल्क है हमारा भारत के वज़ीर-ए-आज़म को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से उन दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनको वक्त पर उन्होंने फैसला लिया और यहाँ पर सीज़ फायर किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि सीज़ फायर आगे भी चलेगा, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जंग नहीं चाहता है। सब चाहते हैं यहाँ पर अमन हो। जब हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में अमन हो तो तभी रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, तभी यहाँ पर खुशहाली होगी। जंग से सबसे पहले मकान उड़ने की दूसरी बात है, मकान बर्बाद होने की दूसरी बात है। सबसे पहले हमारे बच्चों के एजुकेशन पर बुरा असर पड़ता है। देखिए कितने यहाँ पर एग्ज़ाम्स, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो, चाहे कॉलेजेस एग्ज़ाम्स हो, चाहे जो GMCs में बच्चे हमारे डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स की बात जब हम करें वो कैंसिल हुए और उनके फ्यूचर पर इसका बुरा असर पड़ता है। मैं चाहता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्क को चाहिए कि यहाँ पर अमन लाए, दोनों मुल्कों को चाहिए यहाँ पर सीज़ फायर जो हुआ आगे ले जाए, और इनको चाहिए कि जो बातचीत का सिलसिला इन्होंने आज शुरू किया, जो DJ में उसे शुरू होने वाली है, इनको खुद वज़ीर-ए-आज़म दोनों को बैठना चाहिए और दो वज़ीर-ए-आज़म को बैठकर जम्मू कश्मीर की अमन के लिए इनको बात करनी चाहिए, ताकि यहाँ का अवाम खुशहाली से रहे, चाहे हिंदुस्तान के अवाम या पाकिस्तान के अवाम। बीच में जो मर रहे हैं ये सिविलियन आबादी मर रही है, ये सिविल लोग अस्पतालों में आज भी पड़े हैं, पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गई। मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ अपने भारत से, क्योंकि भारत ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जमहूरियत है। सहमत है कि जंगबंदी से थोड़ा बहुत नॉर्मल सी हुई है। 6 दिन के बाद हम आज मार्केट आया, थोड़ा रौनक देखी है, दुकानें खुली देखी है, लोग आते जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जंग से कोई मुद्दा मकसद हासिल नहीं होता है, सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया होती है। इसलिए मेहरबानी करके जब तक हो सके कोई मादा कोई अच्छी तरीके से हल निकाला जाए। देखो, मेरा नाम हिलाल अहमद ऋषि है। देखो, जिस तरह से पहले आज से 3 दिन पहले जंगी हालात जो बनी हुई थे, तो उस डर के हालात बने हुए थे। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान एग्री हो गया सीज़ फायर वायलेशन के लिए, तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जंग से कोई मसला हल नहीं हो, ना कोई मसला हल हुआ है आज तक, ना कोई मसला हल होगा, क्योंकि जंग खुद एक ही मसला है जिससे इंसान जाने ज़ाया होती है। आप खुद देखिए कितने सिविलियन मरे, चाहे इधर मरे या उधर मरे, हालात ख़राब है, डर का माहौल था, बच्चे डर रहे थे, घर में डर, रात को 8 बजे पावर बंद करके अंदर बैठते थे लोग, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, मुश्किलात होती थी, लोगों को कहीं जाना होता था या हॉस्पिटल, वो डर जाते थे। जब से ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तब से हालात धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं, लोग अब धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह रबा आने वाले टाइम में हालात बेहतर हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान खुद बात करेंगे तो क्यों बात से ही मसला हल हो सकता है, न कि जंग से। दोनों मुल्कों को जो है कि यहाँ पर मैं उनको अपील करता हूँ कि आपस में ही बात हल करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा मुल्क हमारे इंडिया और पाकिस्तान में दरमियान आके टांग अड़ाए, तो आपस में ये मसला हल कर सकते हैं ताकि आने वाले जनरेशन के लिए ये डर ना रहे।
संभल के इलाके कच्चीपोरा में मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने इलाके में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की मुखालफत करते हुए नाराबाजी की। एहतजाज में खवातीन समेत बड़ी तादाद में मकामी अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से गरीब आवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ेगा, जो पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि उनके मसाइल का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। लकड़ बच सुबह खानदार नेरान मजूर शाम घर कर शुरान लाग सह लाग गरस किन पानस लग किन फीस बर तुम वनियो क्या करो मीटर ये गोसी पूरा सादिक आबाद ये 30 गरन 30 गरन मीटर लगित अके सा बाकी गांव तिमन क्या लगित ना गरीब लकड़ लकड़ शुर कित पे बरो इन फीस पर्नावक शुर किन बत दिमो इन किन फीस बरो क्या करो इन शुरन सोन गर मीटर हसा नीन वापस तुलो अगर इन तुलन मीटर वापस गो जान तुलन ना वालो यह बोन बस पे त्रोक बोन कन पत्थर पानी पे थोक ठेलन मज भर पे नीन वापस जनाब अर्ज करान बिजली डिपार्टमेंटस वुनिक तावत फीस भरमुत पावर कहें पावर 10 मिनट तक रोजान अड़िस गंटस तक रोजान वो ये थवन पावर वो ये लागन मीटर अम मीटर सत नुकसान लकट लकट बच ये बच पर्ना लेखना बिजली डिपार्टमेंटस फीस भरना ना रोजगार ना खराब गमुत वनकस ना गरस मज मुलाजमा ना कि कह हिसाब अम खतर लागन मीटर कर बिजली डिपार्टमेंटस गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी तुम नीय मीटर वटित तुम नीय नहीं वटित इन त्रो सूर कर गुजारिश मीटर लागन क्या मेहरबानी मेहरबानी मीटर लागन क्या मीटर जरूर मीटर बगैर नत कम जुलमस गड़ा रेफन मगर कर वार जुलमस ताय मतलब अम ब्रोह पावर कह पोल लगित घर पत घर क्या पता। डोडा के बलीसा के तबाई इलाके के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, फसलें तबाह कर दी, मेवा बागात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर हाल ही में लगाई गई मक्की की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जो कि इलाके के लोगों के लिए ज़रिए रोटी का बुनियादी ज़रिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि निकास आब के मुनासिब निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से फसलों और दीगर मेवा बागात को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने अब इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इलाके में निकास आब का माकूल निज़ाम बनाया जाए और बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखी जाए। रात को हमें यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, हर बार यहाँ पे होता है ये जो हमें सरपंच हमारे मेंबर हैं वक्ती तौर आते हैं, वोट लेते हैं हमसे, सुबह शाम गिड़गिड़ाते हैं, दरवाजा खोल के बोलते हैं हमें वोट दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो। उस टाइम हमें बहुत मजबूर करते हैं ये कि हम आपको ये दिलाएंगे, हम आपको वो दिलाएंगे। आज हमें 3-4 साल हो गए, हमें ना यहाँ से रास्ता अच्छा है, यहाँ पे हमारा कब्रिस्तान है, जगह जगह देखो आप कब्रिस्तान कितने अच्छे हैं, डंगे पक्के करवाए हैं, सब कुछ पक्का करवाया है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हर साल यहाँ पे ये नाली टूट जाती है, यहाँ पे पीएचई वालों ने ये नल के उस दिन भी लगाए, यहाँ पे जानी कब्रिस्तान में पानी लग जाता है। ये आज भी हम रात को बुरी तरीके से बच गए हैं। अगर अल्लाह ने ऊपर से रहम नहीं किया होता, अगर बारिश कम नहीं हुई होती तो हमें पता नहीं क्या हुआ होता। आज जो हमारी ये चाची है, ये जो हमारी चाची है, इनके घर में रात को इतना पानी आया है, बच्चे रोने लगे, वहाँ पे ये लगे बोलने हमें बाहर ले जाओ कहीं, वहाँ पे इतना पानी आया। फिर ये पानी के साथ गंद वगैरह जो ऊपर से डालते हैं ये भी आया, और यहाँ पे जो चमन थे वो भी बर्बाद हो गए, यहाँ जो फसल बोई थी वो भी बर्बाद हो गई, और अगर बारिश थम न जाती तो मकान बह जाते। कोच नैल ये कब्रिस्तान गो वारा क्या गांध आय वारा योर हेर हेरम चंद्र वालन तो यह फुट नोड़ ये 10 लोग नलकन हंद वजह से तो गो मालस अंदर आब, पानस आव अंदर आब किचनस मज रोद रात हुशार डर गो वारा
तो ये क्या अस गि नैल रित पे बन असल पे अशुरा नुकसान गो कुन ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जहां जंगबंदी हुई है और जंगबंदी के बाद ही सरहदी इलाकों के अंदर जहां पर अब माहौल जो है वो वहां पर पुरअमन माहौल हुआ है और इस पुरअमन माहौल के साथ ही वहां पर अमन लौट आया। अब धीरे धीरे वहां पर जो लोग हैं वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इस सिलसिले में उड़ी और बारामूला के सरहदी इलाकों में बसने वाले लोगों ने घर वापसी के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट के साथ बात करते हुए कहा कि जहाँ उन्होंने अपने घरों की जाने वापसी पर खुशी का इजहार किया है, वही उन्होंने कहा है कि इस जंग के दौरान, इस कशीदगी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ खोया है। न सिर्फ उन्होंने रिहायशी मकानों और दीगर इमलाक को उनका नुकसान पहुंचा है, लेकिन अपनी अजीज़ों को भी इस दौरान उन्होंने खोया है, बल्कि बहुत से लोग भी ज़ख्मी हुए हैं जो अभी भी अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। उसके चलते हुए जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, मैं अपने गांव की बात करूं, 500 से 600 लोगों को वहां से निकाल के शिफ्ट किया गया और उनके जो इंतजामात किए गए थे डिग्री कॉलेज बारामूला में, बाकी जगहों पे, इंडोर स्टेडियम्स जो भी कॉलेज हैं उनमें, क्योंकि सरहदी इलाके बहुत ज़्यादा हैं। उड़ी में बहुत सारे गाँव हैं जिनमें आप जिक्र करें, आप वहाँ देखें सिलीकोट है, चरुंडा है, बलकोट है, उसके बाद गरकोट है, सुल्तान डकी, कमलकोट, बहुत सारे ही गाँव लगभग LOC के आसपास पे हैं। तो उसके चलते यहाँ रेस्क्यू में शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले हमारे जो मिंगा शरीफ साहब का, कि उनकी बदौलत इतनी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, हमारे SDM उड़ी के कारण। बाकी जो लोग भी इस इंतज़ामिया में लगे रहे, उसके चलते जो लोग यहाँ तक पहुँचे, आज लोगों की घर वापसी हो रही है ताकि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पनाह ली हुई थी। लगभग मैं कहूँगा उड़ी से 20 से 25 गाँव के ऐसे लोग थे जो हर गाँव से लोग यहाँ पहुँचे थे, और उड़ी का शायद ही कोई गाँव हो जहाँ से लोग निकल के यहाँ पर नहीं आए हुए थे। तो मैक्सिमम यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ बैठ के उनको वापस पहुँचाया जा रहा है, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं। और कुछ सिक्योरिटी का भी कुछ रीज़न है और साथ में कुछ प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे शेल्स पड़े होंगे, तो उसके चलते हुए कुछ लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके बाद उनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। जी देखिए बिल्कुल, अभी तक हमारे कुछ जो गाँव हैं आसपास के जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उन्होंने बताया उनके लगभग 10 से 12 गाँव हैं जिनको सैनिटाइज किया गया है और वहाँ पे चेकिंग कर दी गई है, इन्वेस्टिगेट करके अभी लोगों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है और छोड़ा जा चुका भी है कि लोग अपने अपने घरों की तरफ जा। देखिए 60 ये एक बहुत कम नंबर है मेरे हिसाब से, 60 की फैमिली बहुत कम नंबर है। ये तो एक गांव में ही हो सकते हैं, गांव से भी कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंतजाम किया था, मैं इसकी सराहना करना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतना इंतजाम किया, लेकिन साथ में ये जो कश्मीरी जिंदाबाद है उसका भी मैं अगर जितना कहूँ बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से बारामूला के लोगों ने अपने घरों को खोल दिया, अपने घर में ये नहीं समझा कौन कहाँ से आ रहा है, बॉर्डर का है, यहाँ का है, वहाँ का है, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को अपने शेल्टर मैसर किए, उन लोगों को बिना किसी फीस के, बिना किसी किराए के, बिना किसी तंग दस्ती के अपने घरों में पनाह दी, अपने घरों में बिठाया, अपने घरों में उनको खिलाया पिलाया, और अभी तक स्टिल जो फैमिलीज वहाँ से निकल के दूसरी अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं, और इनकी आंख नम है ये देखते हुए कि इन्होंने उनको फैमिली का एक हिस्सा बनाया था। और मैं यही कहूँगा कश्मीरियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। एग्जैक्टली देखिए आप, हम आए दिन मीडियाज़ में देखते हैं ये है कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया, मुंह तोड़, बड़ा फैसला, मुंह तोड़ जवाब। ये मुंह तोड़ जवाब दिल्ली और इस्लामाबाद में दिया जाता है, घर तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब, बिस्तर तोड़ जवाब, घर के छत तोड़ जवाब, इंसान की हड्डियां तोड़ जवाब बॉर्डर पे हम जैसे लोगों से लिया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी एक तो भरपाई की जाए। ये बड़ी खुशी की खबर है कि सीज़ फायर वायलेशन के ऊपर काम किया गया है और सीज़ फायर करार दिया गया है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी फिर से वायलेशन किया जा सकता है, किया जा चुका है इससे पहले भी। ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे लोग सेफ़ नहीं हैं। हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए हम चाहते हैं कि 2017 में अगर एक स्कीम आई थी मोदी बंकर्स के तहत। जी ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारी कंट्री की तरफ से भी, हमारे इंडिया की तरफ से कि ये स्टेप लिया गया, उनने अपनी आवाम को चुना। और ये बहुत खुशी की बात है कि सब वापसी हो रही है, उड़ी की तरफ सब जा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख हम नहीं भूल सकते। वो 7 तारीख का मंजर हम नहीं भूल सकते, जब 7 तारीख को वो स्टार्ट हुआ था और लोग अपने घरों से निकलकर अपनी जान बचा रहे थे। उस टाइम पे वो रात और वो तारीख हमारे लिए बोलते ना, वो दिल में
छप गई है। और अब भी जो स्टेप लिया गया है हमारी इंडिया की तरफ से कि अब नहीं, अब ख़त्म सारी चीज़ें और लोगों को अपने घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बोलते ना, मैं वही बात फिर से बोलूँगी कि बाहर के लोग जो हैं, मतलब अभी सारे बैठकर सिर्फ ये बोलेंगे कि वॉर करो वॉर करो वॉर करो, लेकिन बॉर्डर एरिया पे जाकर देखो, जो गरीब शख्स है जिसने अपना घर एक एक पैसे से जमा करके, मजदूर होते हैं जो अपनी मेहनत से वो घर बनाते हैं, आज वहाँ जाकर देखो कि उनका घर ही नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है कि कहा गया है कि अब वॉर जो है वो रुक गया है और अपने अपने घरों के लिए उन्हें कहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी रोका भी गया है क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले देखा जाएगा सारी चीज़ें अच्छी तरह, क्योंकि शेलिंग हुई है, कहाँ पे क्या है हमें नहीं पता है, इसीलिए जो ये स्टेप उठाया गया है कि अभी के लिए फ़िलहाल आप एहतियात रखो, उसके बाद आप अच्छे से अपने घर की तरफ रवाना होना, ये बहुत बड़ा स्टेप है। मेरी यही अपील रहेगी कि हाँ, हमें बहुत दुख है कि पहलगाम अटैक जो हुआ है उसमें जो जिनकी डेथ हुई है वो भी हमारे ही भाई हैं और हाँ, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिनने ये चीज़ की है, लेकिन उसकी वजह से आप उन लोगों को सज़ा भी दे रहे हो ना जो लोकल हैं, उन लोकलों को तभी पूछो ना जो बहुत गरीब हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बात करके जो चीज़ हल हो ना, उसको जंग करके ना किया जाए। जी, अमन रहना चाहिए। और मैं एक और बात यहाँ पे पूरे अवाम को बोलना चाहूँगी कि हाँ, उड़ी में अभी बहुत डिस्ट्रॉय हुई हैं चीज़ें, घर किसी के तबाह हुए, लेकिन जब हम 2005 की बात करेंगे, जब एक ज़लज़ला हुआ था, पूरा उड़ी तबाह हुआ था, मैं एक ये पॉजिटिव मैसेज सबको देना चाहूँगी कि जब हमारा उड़ी तबाह हुआ था उस टाइम, तब भी हम खड़े हुए थे और इंशाल्लाह जब हम वापस जाएंगे, हम अपने उड़ी को वापस वो उड़ी बनाएंगे जो बहुत खुश और लोगों में माना जाता था वो उड़ी। और नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।